Start with the name of Allah, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum everyone. I hope you all fine and doing well. Welcome to Women Fortune Tech. I'm your host Momna Khalid, and today we are here with the course Web Development, and topic is responsiveness using media query and boost up. So without further ado, I would like to invite my mentor, Ma'am Halima Sadia. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. How are you? Alhamdulillah, fine. Are you ready for the session? Yes, Okay, over to you, ma'am. thank you. You're welcome. Assalamu alaikum. Today our session is about media query and bootstrap. In this session, we will discuss what is media query and why we use media queries, and then we discuss about bootstrap. Bootstrap is also a framework, front-end designing framework. So in this session, we discuss in detail about media query and bootstrap. Firstly, we will discuss what is responsive web design. Responsive web design ensures that website looks good and functional well on all screen sizes. Means responsive design एक ऐसी वेबसाइट का डिज़ाइन होता है जो कि रिस्पॉन्सिव हो अमंग ऑल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, टैबलेट स्क्रीन, जो भी स्क्रीन जिस स्क्रीन में भी हम उस वेबसाइट्स को ओपन कर रहे हैं, और वो उसमें जो है तो वो एक गुड लुकिंग डिज़ाइन के साथ हमारे पास डिस्प्ले हो। और नेक्स्ट जो थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वो फंक्शनल हो, मीन्स कि वो हर वे में प्रॉपरली वर्क करे। जिस तरह वो जिस स्क्रीन पर डिज़ाइन की गई हो उस पर प्रॉपर वर्क करिए, उसी तरह उधर से जिस जिस डिवाइस पे ओपन हो रही है तो वो हर एक डिवाइस पे जो है वो प्रॉपरली एक अच्छे डिज़ाइन के साथ डिस्प्ले भी हो और प्रॉपर फंक्शन के साथ भी वो काम करे। मीन्स कि हर एक फंक्शन उसका वर्क करना चाहिए। अब इसका मेन की गोल क्या है कि हम क्यों यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस को। तो रिस्पॉन्सिवनेस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम ऐसा डिज़ाइन अडॉप्ट कर सकें जो कि हर एक स्क्रीन को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर सके। मीन्स कि वो जिस स्क्रीन पे भी शफल होता जाए वो उस स्क्रीन के जो है वो डिज़ाइंस और फंक्शंस वगैरह को ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर ले और एक गुड डिज़ाइन के साथ हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। अब रिस्पॉन्सिवनेस क्यों इम्पोर्टेंट है? रिस्पॉन्सिवनेस फर्स्ट पॉइंट तो वही है कि वर्क अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, मीन डेस्कटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन है, या फिर डेस्कटॉप से भी बड़ी स्क्रीन हैं, 30 इंचज़ स्क्रीन, 19 इंचज़, जितनी भी बड़ी स्क्रीन हैं। फिर ये एडजस्ट करता है लेआउट को, टेक्स्ट, इमेजेस ऑटोमेटिकली। मीन्स कि अगर हमारे पास एक मोबाइल स्क्रीन है उस पर हमारे पास अगर ग्रेटर साइज में टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है तो वो तब भी एक अच्छा डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि मोबाइल में जो है तो वो स्मॉलर उसमें साइज में चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। तो फिर टेक्स्ट है या फिर हमारे पास कोई इमेजेस वगैरह है तो उसका साइज़ हमारे पास ताकि मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो। फिर देन हमारे पास जो है तो ये इम्प्रूव करता है यूज़र एक्सपीरियंस को। और फिर अगर हम लोग जब मोबाइल पे सर्च करते हैं तो गूगल भी रैंक हुई हुई वेबसाइट्स, मीन्स जो कि सर्च में हमारे पास मोबाइल उसमें अवेलेबल है। मोबाइल वर्जन में हमारे पास एक डेस्कटॉप वर्जन होता है वेबसाइट्स का, लेकिन अगर हम उन्हें रिस्पॉन्सिव बना देते हैं तो वो डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, तो इस तरह हमारे पास मोबाइल फ़ोन वाली जो है तो वो वेबसाइट्स डिस्प्ले हो जाती हैं। फिर ये हमारे पास जो है हम एक ही वेबसाइट बनाते हैं जो कि हमें डिफरेंट ऐप्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो अगर हम लैपटॉप के लिए बिल्ड करें अलग स्क्रीन हो, मोबाइल के लिए अलग, टैबलेट के लिए अलग, लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिवनेस को यूज़ करते हैं तब हमारे पास जो है वो ये सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही जो डिज़ाइन हम एक ही डिज़ाइन बनाते हैं वही डिज़ाइन अक्रॉस ऑल दी डिवाइसेस जो है तो एडजस्टेबल होता है। वो हर एक डिवाइस पे जो है प्रॉपरली वर्क भी कर रहा होता है और प्रॉपर उसका डिज़ाइन जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। अब मीडिया क्यूरीज क्या है? मीडिया क्यूरीज आर CSS टूल्स दैट चेक डिवाइस स्क्रीन साइज एंड अप्लाई स्टाइलिंग। अब हम मीडिया क्यूरी को यूज़ करते हैं। मीडिया क्यूरी में हमारे पास ये आ जाता है बेसिक सिंटैक्स। ये हमने मीडिया का
जो है तो ये कीवर्ड यूज़ किया है। फिर ये आगे कंडीशंस में हम लोग जो है तो ये स्क्रीन साइजेस दे रहे होते हैं कि हमने इतना स्क्रीन साइज के लिए हमारे पास ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। जब हमारे पास स्क्रीन साइज ये होगा तो ये वाली स्टाइलिंग। और फिर हम लोगों ने अगर मोबाइल स्क्रीन की सारी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो हम एक मीडिया क्यूरी अप्लाई करेंगे। कंडीशन वाली बॉक्स में जो है हम कंडीशन देंगे। और फिर ये जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर हमने जितनी भी कंडीशंस मीन के हेडिंग्स के साइज, इमेजेस के साइज, कलर्स, जितनी भी चीज़ें हमने इधर डिस्प्ले करवानी है वो हम इसके अंदर करवाएंगे। देन नेक्स्ट अगर हमने फिर टैबलेट स्क्रीन के लिए या फिर और ग्रेटर स्क्रीन के लिए कोई क्यूरी अप्लाई करनी है, देन फिर हम इसी तरह ये वाला सारा कोड लिखेंगे मीडिया क्यूरी। फिर हम नेक्स्ट न्यू कंडीशन लगाएंगे और फिर उसके लिए सारी स्टाइलिंग हम अगेन इन ही करली ब्रैकेट्स जो नई मीडिया क्यूरी की होंगी तो उनमें जो है हम लोग सारी जो है अप्लाई करेंगे कंडीशंस। जितनी भी स्टाइलिंग है हम वो स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। उसके अलावा फिर हमारे पास जो है तो अवेलेबल जो डिज़ाइन है फिर वो अप्लाई होती जाएगी सारी स्टाइलिंग और डिज़ाइन हमारे पास चेंज होते जाएंगे। अब ये इधर कुछ स्क्रीन्स के साइजेस हैं कि मैक्सिमम विड्थ हमें कितनी देनी पड़ती है, मिनिमम विड्थ जितनी विड्थ पे हम लोग उस पर डिज़ाइनिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ की स्क्रीन अगर होती है हमारे पास, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया। अब मोबाइल फ़ोन भी हर एक ब्रांड का जो है वो अलग साइज़ होता है, हर एक के पिक्सल्स डिफरेंट होते हैं, किसी का कुछ साइज़ होता है। हालांकि अगर उनकी शेप सेम भी है या साइज़ सेम भी है लेकिन फिर भी उनमें पिक्सल्स के थ्रू कुछ ना कुछ चेंजेस उनकी जो मेन स्क्रीन पे होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। फिर इसी तरह जो बड़े फ़ोन्स हैं फिर उनकी जो है तो वो विड्थ थोड़ी चेंज होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास मीडियम डिवाइसेस मींस टैबलेट्स आ जाते हैं जिनकी 768 पिक्सल जो है वो वेट साइज होता है। फिर इसी तरह लैपटॉप्स की 992 से स्टार्ट हो रही होती है स्क्रीन साइज। और फिर जब डेस्कटॉप वगैरह पे मींस लार्जर स्क्रीन आ जाती हैं तो वो 1200 पिक्सल्स। और अगर उससे भी एक्स्ट्रा लार्ज मींस के एलसीडीज वगैरह हैं जो 54 इंचेस या फिर इससे भी ज़्यादा ग्रेटर हैं तो फिर उनके लिए 1400 पिक्सल और उससे भी मैक्सिमम अगर करना चाह रहे हैं तो हमने ऐसी स्टाइलिंग इन पे अप्लाई करनी होती है कि जैसे जैसे वो पे आ जाती है उस साइज पे। अब ये 480 हमारे पास मोबाइल फ़ोन का ब्रेक पॉइंट है। अब 480 पे आके उसके बाद जो है इससे लेस जितना भी साइज होगा 480 से उस सब पे जो है तो वो मोबाइल फ़ोन की स्टाइलिंग अप्लाई होगी। लेकिन जैसे ही ब्रेक पॉइंट आ जाएगा 480 पिक्सल्स उसके ग्रेटर जितना भी साइज होगा 480 प्लस 600 तक फिर जो है तो वो स्मॉल डिवाइसेस की अगर हमने अलग स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है तो वो अप्लाई हो जाएगी। नहीं तो फिर जो पहले की स्टाइलिंग है अगर हमने 600 पिक्सल तक दिया हुआ है या फिर 768 तक तो फिर वो स्टाइलिंग अप्लाई होगी। इस तरह डिफरेंट कंडीशंस की बेस पे जो है तो डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई होती है। अभी इसकी प्रैक्टिकल्स एग्जांपल देखते हैं कि हम मीडिया क्यूरी को किस तरह अप्लाई करते हैं और किस तरह हम उस पर डिज़ाइनिंग्स वगैरह करते हैं। अभी मैं आपको कुछ डिज़ाइन दिखाऊंगी। ये हमारे पास एक पेज का डिज़ाइन है जिसमें हमने एक प्रॉपर मींस के टॉप बार हेडर से स्टार्ट किए जिसमें लोगो भी है, हेडिंग्स वगैरह भी हैं, फिर नेविगेशंस बार भी बने हुए हैं, फिर मेन सेक्शन है जिसमें कुछ इमेजेस भी हैं, फॉर्म भी बना हुआ है और टेक्स्ट वगैरह भी है। फिर उसके अलावा 2-3 सेक्शंस और हैं जिनमें कुछ ना कुछ हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, इमेजेस भी हैं विद कंटेंट, पैराग्राफ्स भी है, टेक्स्ट वगैरह, हेडिंग्स है। इसी तरह फिर हमारे पास नीचे हमने एक और सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें लेफ्ट साइड बार है, फिर मेन बॉडी है, देन फिर राइट साइड बार है। 3 डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं और एट द एंड मैं आपको इसका डिज़ाइन डिस्प्ले करवाती हूँ। ये हमारे पास है कंप्लीट डिज़ाइन। ये टॉप पे हमारे पास आ जाता है हेडर जिसमें लोगो है और देन उनकी कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह हैं। फिर ये हमारे पास नेविगेशन बार आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ये मेन सेक्शन है, इसमें एक साइड पे हमने इमेज डिस्प्ले करवाई हुई है
नेक्स्ट हमने इमेज भी डिस्प्ले की हुई है, बैकग्राउंड में इमेज है। फिर नेक्स्ट कुछ और डिज़ाइन हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे हमने हेडिंग टेक्स्ट अप्लाई किया हुआ है। फिर हमने एक फॉर्म भी इंसर्ट करवाया हुआ है, और फिर ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट एरिया है। देन नेक्स्ट हमने ये एक और सेक्शन क्रिएट किया हुआ है जिसमें इमेजेस भी हैं, बटन्स वगैरह भी हैं और टेक्स्ट भी है। फिर ये हमारे पास एक सेक्शन आ जाता है जिसमें हमने मीन्स सेक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड बार है, ये मेन सेक्शन है, और ये राइट साइड बार है। अब ये भी हमने डिफरेंट साइज में डिवाइड किए हुए हैं। हमने 20% इसको दे दिया साइज, 20% इसको, अदरवाइज बाकी 60% जो है तो हमने साइज इसको दे दिए। अब इसकी स्टाइलिंग पे आते हैं। टॉप पे हमने जो स्टाइलिंग की हुई ये सारी बॉडी पे ये डिफरेंट क्लासेस हमने यूज़ की हैं जिनके थ्रू हमने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। अब आप देखें तो इधर बॉडी विड्थ वगैरह हमने दी हुई है, फिर हमने कलर्स, बैकग्राउंड, फिर हेडिंग के साइज वगैरह दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट आगे भी जितना हमारे पास कंटेंट वगैरह है और इमेजेस के साइजेस हैं, नेविगेशन बार्स हैं, ये हमने काफ़ी स्टाइलिंग इस पे अप्लाई की हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं हम नीचे मीडिया क्यूरीज पर, क्योंकि ये एक डिज़ाइन है जो रिस्पॉन्सिव है, तो फिर हमने ये सारी, एक तो जो है ये सारी CSS की स्टाइलिंग है। देन CSS की स्टाइलिंग जब हमारे पास कंप्लीट हो जाती है तो एक हमारे पास डेस्कटॉप जो कि 990 पिक्सल्स का जो है वो हमारे पास स्क्रीन है। तो अब हम लोगों ने यहाँ से मीडिया क्यूरी अप्लाई की है ये टैबलेट स्क्रीन के लिए, जो कि 768 पिक्सल टू 1024 पिक्सल्स है। तो इसके लिए हमने मीडिया क्यूरी लगाई है। देन हम लोगों ने कंडीशन, अब ये हमारे पास मीडिया क्यूरी आ गई है, ये स्क्रीन मीन्स कि किसी भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, और उसकी जो है तो वो मैक्सिमम विड्थ हमने दी हुई है 1024, मैक्सिमम विड्थ हमने दी हुई है। अगर हम इसकी मिनिमम विड्थ देते तो वो 768 पिक्सल्स होती। तो अभी ये हमने जो दी हुई है ये मैक्सिमम विड्थ है, मीन्स 1024 तक जब इसका साइज होगा 768 से स्टार्ट करके 1024 तक, तो तब हमारे पास जो है वो ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी। हेडर्स में भी कुछ स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, बाकी हाइट्स वगैरह इधर से हमने चेंजेस की हुई हैं। और वन थिंग इन अदर कि हम लोग कुछ ऐसी यूनिट्स हैं हमारे पास जो कि रिलेटिव टू मीन्स बैकग्राउंड होते हैं। अब 124 पिक्सल अब अगर हम देखते हैं तो ये फिक्स्ड होते हैं, मीन्स कि 24 पिक्सल जो है जो भी स्क्रीन है उसके 24 पिक्सल्स वो लेंगे 1024 पिक्सल। लेकिन उसी की जगह हम लोग अगर परसेंटेज का जो है यूनिट यूज़ करते हैं तो वो पूरे स्क्रीन की जितना भी बड़ी स्क्रीन है वो परसेंटेज से रिलेट करके खुद को, मीन्स कि उसका अगर 100% है, अगर हमने 100% विड्थ दी हुई है वो 100% ऑक्यूपाई करेगी। अदरवाइज अगर हमने 80% दी हुई है तो वो जितनी बड़ी स्क्रीन भी है उसका जो है वो 100% करके और फिर उसका 80% ऑक्यूपाई कर लेगी। हर 80% पे जो है तो वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये विड्थ जो है अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबनेस अप्लाई नहीं कर रहे, हमारे पास अगर कोई स्मॉलर डिज़ाइन है तो यूनिट की बेस पे हम लोग अगर स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसको रिस्पॉन्सिव भी बना रहे हैं, मीन्स कि हर एक स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव हो, तो फिर तब हम लोग जो है तो वो विड्थ जो है परसेंटेज में अप्लाई करेंगे। हम उसको परसेंटेज दे देंगे, वो फिर जितनी बड़ी भी स्क्रीन होगी उससे खुद को रिलेट करके तो वो अपनी साइजेस वगैरह खुद एडजस्ट कर लेंगे। तो ये अब डिफरेंट स्टाइलिंग्स अप्लाई की हुई हैं। फिर ये आ जाती है मैक्सिमम विड्थ, ये अब जो है मोबाइल स्क्रीन की, मीन्स ये मैक्सिमम विड्थ। अब ये वाली जो स्टाइलिंग है हमने 767 पिक्सल तक अप्लाई की हुई है। ऊपर वाली जो स्टाइलिंग थी फिर वो 1024 पिक्सल्स तक थी, अब ये उससे लेस है, मीन्स कि 767 तक। ये तमाम मोबाइल स्क्रीन पे जो है तो ये वाला डिज़ाइन हमारे पास जो है वो अप्लाई हो जाएगा।
ये अब सारी स्टाइलिंग, अब ये भी नहीं है कि हम सारी की सारी चीजें इसमें चेंज करेंगे। वो चीज जिसका साइज जो है वो रिलेटेबल नहीं है, मीन एडजस्ट नहीं हो रहा रिस्पॉन्सिवनेस में, फिर हम तब देखते हैं जो जो चीज उधर एडजस्ट नहीं हो रही, हम उन चीजों को एडजस्ट करने के लिए जो है तो हम यूज करते हैं तब मीडिया क्यूरी में। फिर हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे स्टाइल अप्लाई करते हैं जिनके हमने कुछ चेंजेस करनी होती है। मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद ही रिस्पॉन्सिवनेस में एडजस्ट हो जाती हैं, साइज़ के लिहाज से भी और बाकी चीज़ों के भी। लेकिन अब ये वाली कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं कि हमने अगर फिक्स्ड साइज ऊपर रखा हुआ है किसी चीज़ में, हमने बहुत बड़ा साइज दिया है, खुद साइज दिया, फ़ॉन्ट साइज इतना हो, तो फिर जब हम लोग मीडिया क्यूरी अप्लाई करेंगे तो अभी इधर देखें हमने इधर भी फ़ॉन्ट साइज जो है तो वो चेंज किए हुए हैं। हम लार्जेस्ट स्क्रीन पर ग्रेट ज़्यादा साइज दिया हुआ है हमने, जब हम स्मॉल स्क्रीन के लिए मीडिया क्यूरीज अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसका साइज जो है तो वो चेंज कर रहे हैं। मीन्स के वो जो जितना साइज बड़ी स्क्रीन के लिए, तो फिर हम लोग उससे कम साइज दे रहे होते हैं। इसी तरह कुछ और स्टाइलिंग भी है, लेकिन मीडिया क्यूरी में हमने जस्ट मेन चीज़ हमारे पास जो चेंज होती है वो सिर्फ मीडिया क्यूरी लगाना होता है, मीन्स कंडीशन देना होता है। ये मोबाइल स्क्रीन की कंडीशन हमने दी है, बाकी उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वही बेसिक CSS है। बॉडी पे स्टाइलिंग, हेडर, लोगो, इमेजेस वगैरह जितनी भी स्टाइलिंग हमने अप्लाई करनी है। अब ये इसको हमने साइज दिए, अब हम इधर से इंस्पेक्ट करेंगे। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है 1100 साइज। इधर आप लोग स्क्रीन का साइज देख सकते हैं, ये अभी 1200 पिक्सल्स का साइज है। अब ये हमारे पास जो है तो वो ज़्यादा उसमें डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसका साइज कम करते जा रहे हैं तो ये हमारे पास साइज जो है तो वो चेंज हो रहा है। लेकिन अब हमारे पास जो है फर्स्ट ब्रेक पॉइंट था वो 1024 पिक्सल। अब जैसे ही इधर से आप लोग देखें 29, जैसे ही 24 पिक्सल पे ब्रेक पॉइंट आए, 24 पिक्सल कंडीशन मीट कर रही है, 1024 पे कंडीशन मीट कर रही है, तो इधर से थोड़ी बहुत जो स्टाइलिंग चेंज की है तो वो इधर से अप्लाई हो रही है। ये डिज़ाइन आप लोग अगर पहले देखें तो ये इस तरह हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, ग्रेटर स्क्रीन्स के लिए ये डिज़ाइन डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो उस ब्रेक पॉइंट पे पहुंचे 1024 के, ये हमारे पास ये जो डिज़ाइन है ये सारा चेंज हो गया, ये ऐसे अब हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। वही वाला सेक्शन जो आगे हमारे पास 3 उसमें था, कॉलम्स फॉर्म में था, अब ये सारा जो है तो वो एक कॉलम में एडजस्ट हो गया। पहले ये एक रो के अंदर 3 कॉलम बन के उसमें एडजस्ट था, अब ये एक ही जो है तो हर रो के अंदर सारा जो है डिज़ाइन एडजस्ट हो गया। इसी तरह फिर साइड बार्स थे जो हमने एक सेक्शन को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था, एक साइड लेफ्ट साइड बार था, एक राइट साइड बार था। तो अब ये छोटी स्क्रीन पे आके सही से एडजस्ट नहीं हो सकते, तो इसलिए हमने जो है इनके डिज़ाइन चेंज कर दिए। अब फिर नेक्स्ट जब हम आएंगे 767 पिक्सल्स पर, तो इधर आके हम लोगों ने जो है वो लोगो भी हमने एक रो में कर दिए, बाकी हेडिंग भी हमने एक रो में कर दिए। फिर ये जो मेन्यू है ये हमने सारा जो है तो वो कॉलम वाइज कर लिए। पहले एक रो में मल्टीपल कॉलम्स की फॉर्म में था, अब ये हर रो में, मीन्स के हर रो में जस्ट एक एक हमारे पास जो है वो लिंक बना हुआ है, नेविगेशन बार है, मेन्यू सारा। फिर ये सारा भी जो है कॉलम वाइज एडजस्ट हो गए, यहाँ पे भी सारा पहले से इसी तरह था, और ये सारा भी है तो जो मोबाइल स्क्रीन के लिए भी एडजस्ट होके मोबाइल स्क्रीन की फॉर्म में आ गए। तो यही हमारे पास जो है तो वो मेन मकसद है कि हम लोगों ने जब भी रिस्पॉन्सिवनेस को अचीव करना होगा, कोई भी कस्टम वेबसाइट में जो हम बना रहे हैं HTML CSS को यूज़ करके, बेसिक स्टाइलिंग को, बेसिक्स लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास जो जब हम उन डिज़ाइंस को रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहे हैं तो तब हम यूज़ करेंगे मीडिया क्यूरीज।
जो कि डिज़ाइंस को एक बहुत अच्छे लेआउट के साथ डिस्प्ले करवाते हैं। किसी भी स्क्रीन के लिए, लार्जर स्क्रीन के लिए अलग डिज़ाइन, तो हमें अगेन एंड अगेन बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जस्ट थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके हम उन्हीं डिज़ाइंस को जो है तो एक गुड वे में दूसरी स्क्रीन्स के लिए भी हम उनको बिल्ड कर सकते हैं। तो ये थोड़े से ही कोड में जो है तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइलिंग हम अप्लाई करके तो हर स्क्रीन के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। फर्दर अब हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप की। तो बूटस्ट्रैप हमारे पास जो है तो एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि यूज़ होता है डिज़ाइन बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स। मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होते हैं, इन पे हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें ऑलरेडी बनी बनाई क्लासेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। जैसे हम लोग बेसिक्स HTML में यूज़ करते थे टैग्स, एलिमेंट्स के टैग्स वगैरह, हेडिंग का टैग, इमेजेस का टैग, बॉडी का टैग, उसके अलावा क्लासेस, कंटेनर्स, डिव्स के टैग, ये हम सारे टैग्स यूज़ करते थे। लेकिन बूटस्ट्रैप में आके हमारे पास वो क्लासेस बनी हुई है, मीन्स उनकी ऑलरेडी कोडिंग हुई हुई है, तो उसकी हम जस्ट क्लास नेम यूज़ करेंगे उन स्टाइलिंग के, तो वो सारी स्टाइलिंग हमारे पास, हमें अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर हम इधर कोडिंग्स देखते हैं तो ये हमारे पास हमने इधर खुद क्लासेस बनाई हैं। अब ये कीफर पेज, हेडर, लोगो, नेविगेशन बार, इधर हम लोग नेव बार, ये क्लासेस हमने खुद क्लासेस के नेम दिए। और इधर हमने जो है हर एक चीज़ पे मल्टीपल स्टाइलिंग अप्लाई की है। बॉडी पे अलग, हेडर पे अलग, लोगो, इमेज, कंटेंट, जितनी भी चीज़ें हर एक हेडिंग पे हमने अलग स्टाइलिंग अप्लाई की है। तो ये अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑलमोस्ट 673 लाइन्स का कोड बन रहा है। और HTML का कोड जो है हमारे पास वो भी काफ़ी लंबा कोड है, 228 लाइन्स का। तो जब हमें इतनी कोडिंग करनी पड़ रही है तो फिर नेक्स्ट जो जब इन लैंग्वेजेस को एडवांस किया जा रहा है तो वो यही देखते हैं कि हम कोई ऐसा काम करें कि जिससे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स काम ना करने पड़े। मीन्स हम एक क्लास यूज़ करें, वो सारी स्टाइलिंग जो है अप्लाई हो जाए, उनके लिए हमें डिफरेंटली कोई काम ना करना पड़े। तो फिर तब हम लोग यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप। ये हमारे पास फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। एंड फर्दर हम जैसे आगे एडवांस लेवल पर जाते हैं हमारे पास और फ्रेमवर्क्स भी आ रहे हैं। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, फिर उसके फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, रिएक्ट, नोड है, तो इस तरह मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं। लेकिन अभी बेसिक जो है हमने इधर HTML और CSS लैंग्वेजेस को किया है, तो हम उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क। तो बूटस्ट्रैप जो है हमारे पास एक बहुत ही बेसिक यूज़ होने वाला जो है एक फ्रेमवर्क है, जिसमें बिल्ट इन क्लासेस, हमें जस्ट क्लासेस के नेम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम ऐड कैसे करते हैं बूटस्ट्रैप को अपने डॉक्यूमेंट में, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है, तो हमें इसकी जो है तो वो ऐड करनी पड़ेगी। CDN या लिंक वगैरह हम देंगे जिससे हमारे डॉक्यूमेंट में बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग तभी अप्लाई होगी। तो उसके लिए हम लोग जो है वो CDN मेथड यूज़ करते हैं, जो कि हम हेड टैग पर अप्लाई करेंगे। हेड टैग के अंदर हमने जब भी किसी भी आउटर किसी भी चीज़ का लिंक देना हो, समटाइम हम फ़ॉन्ट्स जो है तो वो नेट से उठाते हैं, तो तब हम जो है तो वो फ़ॉन्ट डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देते हैं। तो जितने भी हमने आउटर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने होंगे तो वो हेड टैग में अप्लाई करेंगे, जिधर हम लिंक वगैरह जितनी भी डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। अब ये आप देखें, ये इधर बूटस्ट्रैप का जो है तो ये वाला लिंक है, नेट पे W3 स्कूल है उसमें भी अवेलेबल है, या आप गूगल कर लें कि बूटस्ट्रैप का CDN लिंक, तो वो आ जाता है। तो फिर हम जब ये लिंक ऐड कर देंगे तो तब हमारे पास जो है वो बूटस्ट्रैप की सारी स्टाइलिंग अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट में जो है वो लिंक को पेस्ट करके तो हम अपनी स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करते हैं।
इसी तरह हमारे पास ग्रेड सिस्टम आ जाता है। अब ग्रेड सिस्टम क्या है? हमने ग्रेड सिस्टम पढ़ा था लास्ट टाइम सीएसएस में। तो उधर जो है वो हम खुद डिफाइन कर रहे थे रोज कॉलम्स जितने भी हैं, हम सीएसएस के थ्रू स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे थे। लेकिन इधर हमारे पास जो है हमें स्टाइलिंग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट थिंग जो है हम लोग इधर कंटेनर क्लास को यूज़ करते हैं। अब कंटेनर क्लास भी हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास है कंटेनर फ्लूइड और एक हमारे पास सिर्फ कंटेनर क्लास होती है। अब कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर क्लास में क्या गैप है हमारे पास? तो कंटेनर फ्लूइड जो है वो एक पूरी जगह को मीन्स के कवर कर रही होती है, उसका साइज नहीं होता। जितनी भी विड्थ अवेलेबल होती है कंटेनर फ्लूइड की क्लास जो है वो सारी विड्थ ऑक्यूपाई कर रही होती है। लेकिन जब हम कंटेनर की क्लास को यूज़ करते हैं वो साइड पे थोड़ी स्पेस दे के जो मार्जिन पैडिंग फिक्स्ड उन्होंने रखी हुई है ऑलरेडी इस क्लास में बिल्ट इन है, वो रख के तो एक फिक्स्ड स्पेस को जो है तो वो ऑक्यूपाई करती है। लेकिन कंटेनर फ्लूइड जो है तो वो एज ए होल जितनी भी विड्थ अवेलेबल होती है उस सारी विड्थ को कवर कर रही होती है। ये दो चीज़ें हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी हम रख रहे होते हैं कोई भी कंटेंट, इमेजेस रखते हैं, कंटेंट रखते हैं या टेबल्स वगैरह जितने भी बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कंटेनर मस्ट होता है कि हम हर एक चीज़ को किसी न किसी कंटेनर में रख रहे होते हैं। तो हम मोस्टली जो है तो वो कंटेनर फ्लूइड की क्लास को यूज़ करते हैं अगर हमें जितनी भी विड्थ है उसको ऑक्यूपाई करवाना है। तो अगर हमने फिक्स्ड विड्थ रखनी है मीन्स कि वो चेंज ना हो, तो तब हम लोग कंटेनर की क्लास यूज़ करते हैं। अब इधर हमारे पास ये है डेव रो। अब हम लोग बूटस्ट्रैप में जो है वो ग्रिड सिस्टम को यूज़ करने के लिए फर्स्ट हम एक डिव क्रिएट करेंगे, उसमें हम लोग रो की क्लास देंगे। मीन्स कि हम एक रो क्रिएट करेंगे तब हम जाके उसमें तो है कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कॉलम्स कितने आते हैं? सीएसएस बूटस्ट्रैप की जो हमारे पास रो की क्लास है उसमें हम लोग 12 कॉलम जो है तो वो उसकी स्पेस होती है। मीन्स कि अगर हम 12 चीज़ें जो है उसमें क्रिएट करना चाहते हैं तो एक रो में हम लोग 12 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और में उनमें किसी भी किस्म का कंटेंट रख सकते हैं। इमेज रखना चाहें, रिटन कंटेंट रखना चाहें या फिर कोई लिंक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें, तो तब हम लोग जो है तो वो एक रो में 12 कॉलम रख सकते हैं। या फिर हम कम कॉलम रख रहे हो उनका साइज चेंज कर रहे हैं मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कि जब इतने कॉलम हो तो इनका साइज इतना हो, तो तब हम लोग जो है तो वो यूज़ करते हैं ग्रिड सिस्टम को। अब ये है ग्रिड सिस्टम की हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो इधर हमने बनाया है एक कंटेनर फ्लूइड की क्लास। अब इधर बूटस्ट्रैप में यही है कि हमें कोई भी सी एस, अब ये आप देख सकते हैं इसमें किसी भी किस्म की सी एस एस की स्टाइलिंग अप्लाइड नहीं है, लेकिन हमने इन्हें साइज भी दिया हुआ है, क्लास को कंटेनर भी बनाया हुआ है, उसको टेक्स्ट सेंटर भी। अब इधर हर एक चीज़ की जो है तो वो क्लासेस हमारे पास बन गई हैं। मीन्स कि ऑलरेडी कंटेंट एंटर्ड है, सी एस एस स्टाइलिंग दिखी हुई है उन्होंने, हमें वो चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जस्ट क्लास का नेम यूज़ करेंगे और हमारे पास वो वाली सारी स्टाइलिंग जो उस क्लास की उन्होंने ऑलरेडी लिखी हुई है वो सारी स्टाइलिंग जो है हमारे पास अप्लाई हो जाएगी। और फिर इसी तरह बूटस्ट्रैप में कलर्स भी जो हैं तो वो ऑलरेडी रिटन है और वो कलर्स अप्लाई हो जाते हैं। अभी हमने इधर जो है एक रो की डिव क्रिएट की है जिसमें हमने क्लास दी है। पहले हमने कॉल MD4 मीन्स के कॉलम है हमारे पास जो कि मीडियम स्क्रीन के हैं। अगर हमारे पास मीडियम स्क्रीन है तो वो जो डिव है वो 4 कॉलम की स्पेस लेगी। लेकिन अगर जो स्मॉलर स्क्रीन है तो फिर हमारे पास जो डिव है वो 6 कॉलम की स्पेस लेगी। तो तब हमारे पास जो है वो कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे। अब ये डॉक्यूमेंट फर्स्टली हमारे पास ये था
कि हमने कंटेंट लिखा हुआ है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब इन पे भी हमने 4 क्लासेस अप्लाई की हुई है। टेक्स्ट हमने वाइट रखा हुआ है। बीजी अब इधर जो है तो ये क्लास है बीजी, साथ में कलर बीजी प्राइमरी मीन्स के बैकग्राउंड प्राइमरी कलर का हो। प्राइमरी इधर कलर्स के नेम है, प्राइमरी डिफरेंट कलर डिनोट कर रहा है। सक्सेस जो है तो वो ग्रीन कलर को, वार्निंग जो है तो वो डिफरेंट कलर को। इसी तरह ये कॉल एसएम, कॉल MD4, ये हमने साइजेस के लिए, डिफरेंट स्क्रीन के साइजेस के लिए कॉलम्स का जो है तो वो साइज अप्लाई किए हुए कि हमें इतनी साइज के लिए इतने कॉलम्स चाहिए, इतने साइज के लिए इतने कॉलम्स चाहिए। तो अब इस डिज़ाइन को देखें। हमने टेक्स्ट सेंटर की क्लास भी अप्लाई की हुई है और कंटेनर फ्लूइड की भी। अब कंटेनर फ्लूइड की क्लास हमने जो है वो इधर अप्लाई की है, तो उसने जितनी भी विड्थ थी वो उसने सारी ऑक्युपाई की हुई है, जगह छोड़ी भी नहीं है। अब अगर इधर से ही कंटेनर हम लोग करते हैं तो ये आप देखें साइड से मार्जिन भी आ गई है और वो मिड में एक फिक्स साइज की स्क्रीन के लिए जो है तो वो फिक्स साइज के लिए स्क्रीन जो है तो वो बन गई है। मीन्स कि उसका साइज जो है वो जब डिफरेंट स्क्रीन पे होगा तो वो सेम बैठती रहेगी, वो चेंजेबल नहीं होगा। लेकिन अब हम कंटेनर अगर फ्लूइड कर रहे हैं तो जितनी भी स्पेस थी उसने ऑक्युपाई कर ली है। अब लाजमी नहीं है कि हम इधर से जस्ट 3 कॉलम्स जो है तो वो अप्लाई करें। अब हमने इधर दिए हुए हैं, अब हम इनको 2 का साइज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल जो है तो वो 12 है। तो हमने इधर से मीडियम साइज के लिए जो है तो 2 कॉलम्स की अप्लाई कर लिए। मीन्स कि हमारे पास जब मीडियम स्क्रीन हो या फिर लार्ज स्क्रीन हो तो वो हमारे पास जो है हर एक कॉलम की जितनी जो साइज है वो 2 कॉलम्स जितना हो। तो इधर ये आप लोग देखें हर एक कॉलम जो है तो वो उसने 2 कॉलम्स का साइज लेके तो वो पूरे एक रो जिसमें 12 कॉलम्स होते हैं, हर एक कॉलम ने 2 कॉलम्स की स्पेस ली है, तो इधर 6 कॉलम्स जो है हमारे पास एडजस्ट होके आ गए हैं। लेकिन अब इसी को हम लोग अगर थोड़ा स्मॉल स्क्रीन पे करते हैं तो तब इधर देखें आप लोग हमने इस पे स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है कि जब स्मॉल कॉलम हो, जो कॉलम 1 है यहाँ पर और सर्च करें माउस, माउस। हाँ, अब यहाँ पर देखिए आप एडिटर माउस, इसको चेक करिए, इसको चेक करने से क्या होगा मतलब बस इसको चेक करके मतलब सेटिंग्स में अभी आपको बिल्कुल नहीं करना है क्या है इसको क्या खबर आप कोई क्वेश्चन था? नो मैम आई सॉरी। इट्स ओके। तो ये अभी आप देख सकते हैं हमने इधर जो है तो थर्ड कॉलम में जो है हमने स्टाइलिंग ये अप्लाई की है कि वो स्मॉल स्क्रीन पे 12 कॉलम का साइज ले, मीन्स के पूरी एक रो का साइज ले। तो ये इधर जो येलो कलर का कॉलम है इसने जो है तो वो पूरे 12 कॉलम का जो है वो साइज लिए। लेकिन वहाँ उधर ही हम लोग अगर देखें जो ब्लू एंड ग्रीन कॉलम है तो उनका साइज जो है तो वो 12 पिक्सल है। लेकिन अगर उससे भी स्मॉल स्क्रीन पे हम लोग आ जाते हैं तो वो हर एक कॉलम जो है वो 12 कॉलम की स्पेस ले रहा है स्मॉल स्क्रीन पे। इसी तरह हमने जो है वो इमेज पे भी ये स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है कि अगर स्मॉल स्क्रीन है तो इमेज जो है तो वो 12 कॉलम की स्पेस ले, अगर मीडियम स्क्रीन है तो वो भी 4 कॉलम की स्पेस ले, अगर लार्ज स्क्रीन के लिए करना है तो तब भी वो 4 कॉलम की स्पेस ले।
अगर हम इधर से कॉलम चेंज कर देते हैं, 3 कॉलम की स्पेस कर देते हैं, तो हमारे पास बाकी दो जो इमेजेस हैं उन्होंने 4 कॉलम की स्पेस ली हुई है, लेकिन थर्ड जो इमेज है उसको हमने 3 कॉलम की स्पेस दी है, तो उसने 3 कॉलम की स्पेस ले ली है। बाकी जो है वो 1 कॉलम की स्पेस जो है तो वो ब्लैंक बच गई है, उस स्पेस पे कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जब हम इसको फिर अगेन 4 कर रहे हैं तो वो इक्वली सारी इमेजेस के अमंग डिस्ट्रीब्यूट होगी ये स्पेस। और जब हम इसका साइज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये मोबाइल स्क्रीन पे, तो ये मोबाइल स्क्रीन पे हमारे पास इस तरह डिस्प्ले होगा। तो मेन थिंग ये है, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप को, और हमें किसी भी किस्म की CSS अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हमारे पास एक रिस्पॉन्सिवनेस टेस्टर है, तो इसमें हम लोग किसी भी स्क्रीन का जो है तो वो रिस्पॉन्सिवनेस आप मोबाइल स्क्रीन या टैबलेट स्क्रीन की चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मोबाइल स्क्रीन है, तो इस पे हमारे पास ये जो है कॉलम्स इस तरह डिस्प्ले हो रहे हैं, और जो इमेजेस भी हैं तो हर एक इमेज ने जो है तो 12 कॉलम्स की स्पेस ले ली है। देन नेक्स्ट ये वही कंटेनर्स है, बूटस्ट्रैप कंटेनर्स के कंटेनर्स की जो क्लास है तो वो फिक्स्ड विड्थ रिस्पॉन्सिव कंटेनर है, लेकिन जो कंटेनर फ्लूइड है वो फुल विड्थ कंटेनर है, मीन्स 100% विड्थ को वो ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग जो है तो वो फिक्स्ड अगर खुद कोई ब्रेक पॉइंट या साइज देना चाह रहे हैं तो हम उसका जो है वो खुद जितना साइज हम रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। अब टाइपोग्राफी मीन्स के टेक्स्ट की हमारे पास जो क्लासेस आ रही हैं, ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है। अब इधर भी हमने हेडिंग्स अगर लिखनी है, हेडिंग भी हमारे पास हेडिंग्स की भी क्लासेस हैं। अगर हम H1 H2 H3 जितनी भी हैं वो क्लासेस हैं, डिस्प्ले 1 कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, टेक्स्ट को हम चेंज कर रहे हैं, या फिर उसके अलावा हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने CSS में स्टाइलिंग खुद अप्लाई की थी। HTML में कंटेंट लिख के तो CSS में हमने इस पर स्टाइलिंग अप्लाई की थी। लेकिन इधर जो है हम जस्ट क्लासेस इंटर करते जा रहे हैं, जितनी भी सारी स्टाइलिंग है या जो कुछ भी है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जा रहा है। अब इनके मैं अभी आपको जस्ट इधर से थ्योरेटिकली बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट हम अभी थोड़े टाइम तक इसका जो है तो वो प्रैक्टिकल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जो बैकग्राउंड एंड कलर्स, फिर उसमें भी हमारे पास ये डिफरेंट कलर के कलर्स और बाकी जो है तो जितने भी कलर्स हैं वो आ जाते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास बटन्स हैं, बूटस्ट्रैप में बटन्स भी हमें डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट हम क्लासेस एंटर करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें ऐड होती जाती हैं। अभी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले हम लोग नेविगेशन बार बनाने के लिए, इधर मैंने आपको नेविगेशन बार की कोडिंग बताई थी जो कि काफ़ी लंबी कोडिंग थी, लेकिन इधर जो है हम लोग नेव बार की कोडिंग जो है इधर क्लासेस जस्ट क्लासेस इंसर्ट कर रहे हैं। ये इधर हम लोगों ने नेव बार की क्लास इंसर्ट की है जो कि नेविगेशन बार के लिए, फिर ये इसकी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कि लार्ज स्क्रीन पे एक्सपेंड कर जाए। फिर ये नेव बार जो है तो वो डार्क हो, मीन्स इधर हमने कलर जो है तो वो जस्टिफाई कर दिया है, और इधर जो है तो वो उसका बैकग्राउंड भी डार्क हो, मीन्स के वो डार्क कलर में हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये डार्क कलर में हमारे पास इसका डिज़ाइन है। फिर नीचे जो है वो नेव बार टॉगलर्स और ये सारी जितनी भी हैं ये क्लासेस हैं, हम लोग ऐड कर लेंगे क्लासेस, वो ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट कर लेगा। इधर हम लोगों को हर एक चीज़ की कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम क्लासेस देखते हैं, उनका काम देखते हैं, और बूटस्ट्रैप में फिर हमें जस्ट क्लासेस को यूज़ करना होता है। किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा कोडिंग, हाँ अगर आप इन पे भी कुछ कोडिंग खुद से अप्लाई करना चाह रहे हैं, कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं कि ये साइज़ हमारे पास, ये कलर हम चेंज कर रहे हैं या कुछ भी, तो तब भी आप लोग इसी के ऊपर जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल टैग में जाके CSS के थ्रू आप स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये नेव बार था, फिर ये नेव बार नेव है, और देन नेव बार के आइटम्स जो हैं वो सारे नेव लिंक्स हैं या जो भी, तो वो उन्होंने अपने रिलेटेड जितनी भी हैं वो सारी क्लासेस एडजस्ट कर ली हैं।
ऑलरेडी बिल्ट इन क्लासेस हैं, जस्ट हम लोग उनको यूज़ करें। अब ये नेव बार की क्लासेस यूज़ हो रही है नेविगेशन बार बनाने के लिए। देन फिर ये देखें आप टाइपोग्राफी की क्लासेस हैं। फर्स्ट है हमारे पास डिस्प्ले वन, मीन्स कि इसका जो साइज़ है ये हमारे पास काफ़ी बड़े साइज़ में डिस्प्ले हो रहा है, मीन्स कि ये हेडिंग साइज़ में डिस्प्ले हो रहा है। फिर ये लीड की क्लासेस हैं, इसमें टेक्स्ट जो है हमारे पास इस तरह का डिस्प्ले हो रहा है। ये अब पैराग्राफ टैग के अंदर हमने क्लासेस दी हुई हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टेक्स्ट म्यूटेड है। तो इधर आप देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट बिल्कुल कलर चेंज है, उसका थोड़ा ग्रे टाइप कलर है और उसकी स्टाइल भी चेंज है। ऊपर वाले का फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ और है, नीचे वाले का फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ और है। देन फिर हम लोग इधर बोल्ड की भी जो है वो क्लास अप्लाई कर रहे हैं, एक FW बोल्ड, इससे टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। और देन हम लोग जो है वो टेक्स्ट सेंटर की क्लास यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारे पास जो है वो टेक्स्ट सेंटर हो जाता है। इधर से ये टेक्स्ट सेंटर हो गया है। फिर इसी तरह इटालिक की क्लास है नेक्स्ट जो यूज़ की है, तो उसमें हमारे पास जो है ये टेक्स्ट भी इटालिक हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यूज। हम लोग CSS स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे थे, अलग बटन्स बना रहे थे, फिर उसके ऑप्शंस फॉर्म वगैरह में हमने किए थे, लेकिन अब ये हमारे पास ऑलरेडी बटन बने हुए हैं। ये इधर हमारे पास बटन की क्लासेस भी हैं और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ये इसको टाइप हमने बटन दिए और क्लास भी बटन दिए, मीन्स अब बटन के लिए BTN की क्लास है। और फिर बटन के कलर हमने प्राइमरी रखना है, तो प्राइमरी में हमारे पास ये ब्लू कलर आ जाता है। और फिर ये आगे ड्रॉप डाउन टॉगल की क्लास भी हमने दी है कि हमारे पास जो है तो वो ड्रॉप डाउन अवेलेबल आ जाए। और इसी तरह फिर हमने डेटा भी टॉगल बताना है, वो भी ड्रॉप डाउन है। फिर ये हमने उसी के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू, फिर उसके आइटम की क्लास दी है और उसमें हमने सारे आइटम इंसर्ट कर लिए। तो ये हमारे पास इस तरह जो है तो वो जितने भी आइटम्स हैं हमारे पास डिस्प्ले हो जाते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर मार्जिन और पैडिंग्स की, तो हमें इधर भी यही हमारे पास इजी वे है कि हमने इधर जस्ट P लिखा, 4, 5, 4 की करनी है साइज़, वो फिर हमारे अपने तक है कि हम उस पर कितनी पैडिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं। हमने इधर से 4 इंसर्ट कर लिया और मार्जिन जो है वो हमने 3 दे दिया है। फिर BG लाइट कर लिया और साथ हमने बॉर्डर, मीन्स के उस पर बॉर्डर भी अप्लाई हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं इसका जो है जो बैकग्राउंड लाइट है, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट का कलर है उससे थोड़ा चेंज है। और इस पे बॉर्डर भी ऑलरेडी अप्लाइड है, इस पे पैडिंग भी जो है वो 4 की अप्लाई हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ मार्जिन भी जो है तो वो 3 जो है वो अप्लाई हो रहा है। आप लोग देखें राइट साइड, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप और बॉटम से भी जो है तो वो अप्लाई हो गए। अब इधर कलर्स के डिफरेंट नेम में ये आप देखते हैं हम टेक्स्ट प्राइमरी किया हुआ है, तो इस टेक्स्ट प्राइमरी का कलर जो है तो वो ब्लू है। इसी तरह डेंजर जो है वो रेड कलर है, सक्सेस ग्रीन कलर है। फिर नीचे फर्दर कलर भी हम इसी तरह आगे स्टाइलिंग में जो है तो वो डिस्कस करेंगे। फिर ये आप देखें ये BTN की क्लासेस हैं। इधर डिफरेंट टाइप्स की अगर हम बटन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम क्लासेस के नेम इंसर्ट करेंगे। अब BTN प्राइमरी कि हमें जस्ट सिंपल बटन क्रिएट करना है लेकिन उसका कलर प्राइमरी हो, तो ये हमने एक बटन क्रिएट कर लिया है। लेकिन इधर हमने एक बटन क्रिएट किया है लेकिन उस बटन का जो है तो वो आउटलाइन हो और उसका कलर रेड हो, तो हम लोगों ने BTN की पहले क्लास अप्लाई की है जिससे वो बटन बन गए। देन हमने उस पर BTN आउटलाइन डेंजर की क्लास अप्लाई की है, तो ये इसके जो है वो रेड आउटलाइन जो है हमारे पास आ गई है। और ऑन क्लिक जो है तो उन्होंने हॉवर पे जो है इसको पूरा रेड कलर दिया हुआ और उसके टेक्स्ट का कलर चेंज, लेकिन हमने इधर वो वाली स्टाइलिंग बिल्कुल अप्लाई नहीं की हुई, हमने जस्ट उसके क्लास का नेम इंसर्ट कर लिया है। ऑलरेडी सारी स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई होगी है, लेकिन विदाउट दिस लिंक ये सारी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस लिंक को यूज़ कर रहे हैं और इस तरह सारी क्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सारी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। फिर इसी तरह ये लार्ज बटन बनाना था
BTN की क्लास अप्लाई की, BTN पे कलर की क्लास अप्लाई की, और देन BTN LG मीन्स बटन भी हो और वो LG मीन्स के वो लार्ज हो। तो ये बटन आप लोग देख सकते हैं बाकी बटन से रिलेट करके ये इसका साइज जो है तो वो थोड़ा बड़ा है। इसी तरह फिर हमारे पास नीचे बटन ग्रुप आ जाते हैं, मीन्स के हम एक ही उसमें जो है वो मल्टी कलर बटन्स रखना चाह रहे हैं। ये हमारे पास अब 3 बटन्स है, लेकिन एज ए होल हमें वो एक ही नजर आ रहे। एक ही डिवे एक ही कंटेनर है जिसमें हमारे पास जो है तो वो पूरा बटन्स का ग्रुप है। तो उसके लिए भी हमने जस्ट सिंपल क्लासेस BTN ग्रुप की क्लास अप्लाई की है और उसके साथ फिर क्लास में BTN की क्लास अप्लाई करके साथ हमने कलर जो जो कलर देना चाह रहे थे हमने दे दिए। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इमेजेस की क्लासेस विद रिस्पॉन्सिवनेस। तो हमने इमेज के टैग के अंदर क्लास दी है इमेज फ्लूइड जो कि एडजस्ट कर लेगी इमेज को, और देन फिर हमने उसको डिज़ाइन कैसा देना है, वो राउंड सर्कल हो, राउंडेड हो या थंबनेल टाइप। अब ये हमने इधर 3 इमेजेस इंसर्ट की हैं। ये अब फर्स्ट इमेज है, इसको हमने राउंडेड सर्कल की क्लास दी है। तो ये हमारे पास जो इमेज है ये डिस्प्ले होगी ये राउंडेड सर्कल की शेप में। लेकिन दूसरी जो इमेज है हमारे पास ये है स्क्वायर फॉर्म में ही, लेकिन हमने इसको राउंडेड की क्लास दी हुई है। तो ये आप इसका कॉर्नर देखें बिल्कुल स्मॉल लेवल पे नजर आ रहा है, लेकिन इसके जो हैं तो वो कॉर्नर राउंडेड है। उसके अलावा थंबनेल की फॉर्म में जब हम इमेज डिस्प्ले करवा रहे होते हैं मीन्स के विद बॉर्डर, तो ये इस इमेज को जो है हमने विद बॉर्डर मीन्स बॉर्डर है उससे थोड़ी सी स्पेस मिली हुई है थंबनेल की फॉर्म में डिस्प्ले करवाइए, तो उसके लिए इमेज और थंबनेल की क्लास है। लेकिन हमने ना साइज एडजस्ट की है ना हमने किसी किस्म की स्टाइलिंग अप्लाई की है, हमने जस्ट जो है तो इस पे एक क्लास अप्लाई कर ली है। ऑटोमेटिकली जो है वो सारा जो इसमें उन्होंने ऑलरेडी क्लास में लिखा हुआ है तो इस पे वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी जितनी भी स्टाइलिंग है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फॉर्म। अब ये फॉर्म में भी ऐसे ये फॉर्म है हमारे पास, क्लास में हम लोगों ने उसको पैडिंग दे दी है, बैकग्राउंड उसका लाइट दे दिया और राउंडेड कर लिए। अब ये अब फॉर्म को देखें तो ये हमारे पास जो है वो साइड से थोड़ा बहुत राउंडेड है। अब कलर इतना चेंज नहीं है जिससे हमारे पास डिस्प्ले हो, बिल्कुल स्मॉलर लेवल पे हमें पता चल रहा है कि इसका कलर थोड़ा चेंज है। बाकी वाइट डॉक्यूमेंट्स और ये इसके कॉर्नर भी थोड़े राउंडेड हैं। देन फिर जो है वो इधर MB मीन्स के मार्जिन बॉटम मिला हुआ है इसको, और ये देखें आप लोग मार्जिन जो है वो इसको बॉटम से मिला हुआ है, ये बिल्कुल इधर एडजस्ट नहीं है, एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो रहे, इनमें मार्जिन अवेलेबल है। फिर इसी तरह जो है लेबल फॉर्म लेबल हमने दे दिया है, ये ऑलरेडी फिर इस तरह एडजस्ट हो गए कि ये फॉर्म के साथ लेबल है, और फिर हमने नीचे इनपुट फील्ड्स भी रख दी हैं। अब ये फॉर्म कंट्रोल इन पे भी सारी हमने क्लासेस अप्लाई की और देन एट द एंड हमने सबमिट का बटन क्रिएट किया है, लेकिन उसको भी हमने बटन की क्लास दी है और बटन का कलर दिया है, तो वो एक क्लास जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। इस तरह नेक्स्ट आगे आते हैं हमारे पास कार्ड्स। अब कार्ड्स हमारे पास क्या है, जब हम कोई इमेज भी यूज़ करना चाह रहे हो उसके साथ कुछ टाइटल वगैरह सम कंटेंट और फिर हम बटन यूज़ करना चाह रहे हो, तो या तो हम HTML लिख के CSS में बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग वगैरह एडजस्ट कर करके अप्लाई करें, या फिर जस्ट हम इधर से सिंपली एक क्लास है कार्ड की क्लास है स्टाइल में अगर हम उसको विड्थ वगैरह देना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर लेगा। इमेज हमने इंसर्ट की है, फिर ये देखें अब ये कार्ड की बॉडी, तो ये कार्ड की बॉडी हमारे पास ये वाला एरिया आ जाता है जिसमें हमारे पास कंटेंट है। तो कार्ड की बॉडी में हमने जो है वो कार्ड का टाइटल दिया है, कार्ड टाइटल, फिर टेक्स्ट दे दिए और देन हमने एट द एंड एक बटन क्रिएट कर लिया है, तो वो सारा हमारे पास कार्ड बन के आ गया है। अब ये आप देखें ये हमारे पास 3 कार्ड क्रिएटेड है। फिर हम लोग जो है वो अलर्ट्स के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं अलाइट की क्लास,
और साथ ही अलर्ट के लिए कलर भी यूज़ करें, सक्सेस या फिर डेंजर। अब सक्सेस का जो कलर है हमारे पास वो ग्रीन है और डेंजर का जो है हमारे पास रेड है। जब हमने इस तरह के टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले करवाने हो तो हम लोग CSS की जो बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर सकते हैं, जिससे डायरेक्टली ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पिनर्स आ जाते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं किसी भी टेक्स्ट में। जब हमारे पास कोई चीज़ लोड नहीं हो रही होती, अनलोडेड चीज़ है, जब तक वो लोड नहीं होती तब तक हमारे पास कोई स्पिनर जो है तो वो स्पिन कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब स्पिनर में भी हमारे पास जो है तो वो 2 टाइप्स हैं। एक जो है तो वो स्पिनर राउंड शेप में मूव कर रहा है और दूसरा जो है तो वो ग्रो और श्रिंक कर रहा है, मीन्स कि वो अगेन एंड अगेन ग्रो हो रहा है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक स्पिनर बॉर्डर की क्लास है और टेक्स्ट म्यूटेड, टेक्स्ट प्राइमरी, ये हम लोग जो है तो ये कलर्स के नेम बता रहे हैं कि इसका जो है वो बॉर्डर वगैरह किस टाइप का किस कलर में होगा। अब ये इधर प्राइमरी है। अगर इधर से हम डेंजर कर लेते हैं तो इसका कलर हमारे पास जो है वो चेंज हो के अब रेड आ गया। पहले ये हमारे पास प्राइमरी था, मीन्स ब्लू कलर था, तो अब ये रेड कलर आ गए। इसी तरह ये स्पिनर बॉर्डर की क्लास है। फिर जो ये स्पिनर ग्रो कर रहे हैं ये 4th 5th एंड 6th, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पिनर ग्रो की क्लास। लेकिन इसी तरह अगर हम बटन के इनसाइड हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम लोग फिर जो है वो BTN की क्लास यूज़ करेंगे। BTN प्राइमरी जो भी कलर हम देना चाह रहे हैं उसके अंदर जो है तो हम लोग स्पिनर का टैग यूज़ करेंगे, स्पिनर की क्लास यूज़ करेंगे और जस्ट साथ उसमें जो भी हम टेक्स्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो टेक्स्ट हम लिखेंगे। तो वो हमारे पास जो है तो वो बटन के इनसाइड भी जो है वो स्पिनर इंसर्ट हो जाएगा। उसके अलावा डिसेबल्ड या फिर इनेबल्ड की क्लासेस भी होती हैं, क्योंकि कुछ बटन ऐसे होते हैं हम उनमें या तो टाइम लिमिट आ जाती है कुछ ऐसा कि हम लोग उनको प्रेस नहीं कर सकते। अब ये बटन प्रेसेबल नहीं है, अब हम इस पर क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पे ये बटन देखें तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं क्योंकि ये इधर हमने इसको डिसेबल्ड किया हुआ है। तो अगर हम डिसेबल्ड को हटाते हैं, ये भी इस तरह के कुछ हमारे पास जो है वो अवेलेबल होते हैं उसमें। तो अब ये बटन भी जो है तो वो क्लिक हो रहा है। अब इसका कलर वगैरह भी चेंज हो गया और ये क्लिक हो रहा है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टेबल। अब CSS में जिस तरह हम लोग HTML और CSS में टेबल खुद कस्टमाइज बनाते थे, मीन्स उनकी हर एक चीज़ हम बनाते थे, टेबल हेड, टेबल बॉडी, फिर वो तो हम बना लेते थे। लेकिन अगर हमने उन पर बॉर्डर अप्लाई करना होता हम अलग स्टाइलिंग करते थे, CSS की स्टाइलिंग। फिर हम लोग जो है वो उनको कलर देना चाहें, अगर बैकग्राउंड में कलर, टेबल के हेड में कलर देना चाहें, वो हमें अलग अलग करना पड़ता था। लेकिन बूटस्ट्रैप जो है हमें ऑलरेडी बने बनाए टेबल जो है तो वो दे रही होती है। हम उनके पास क्लासेस अवेलेबल है, हम जस्ट वो क्लासेस यूज़ करते हैं और बटन टेबल्स जो हैं तो वो अपने पास हम इंसर्ट करवा लेते हैं। अब डार्ट टेबल की क्लास जो है वो सिंपल टेबल जो है तो बेसिक से एक टेबल क्रिएट कर लेती है। उसी तरह पे टेबल स्ट्रिप्ड है जो कि एक रो का कलर चेंज है, दूसरी रो का कलर और है, तीसरी रो का कलर और है। फिर इसी तरह टेबल बॉर्डर जो है वो विद बॉर्डर का जो है हमारे पास टेबल अवेलेबल होता है। फिर हॉवर पे वो हमें कुछ हॉवर इफेक्ट दे रहे होते हैं, टेबल डार्क, SM, बॉर्डरलेस, ये इस तरह की कुछ क्लासेस हैं जो कि टेबल्स के लिए यूज़ होती हैं और टेबल्स पे अप्लाई होती हैं। अब ये एंड में हमने एक टेबल बनाया हुआ है, ये एक रिस्पॉन्सिव टेबल है, ये नीचे लास्ट में डिस्प्ले हो रहा है। अब में ये जस्ट एक सिंपल टेबल है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिंपल सा एक टेबल है, लेकिन इसके जो है तो वो बॉटम पे हमें आउटलाइन दी हुई है, बॉर्डर मिला हुआ है। लेकिन अब अगर हम इधर से ही टेबल की क्लास इंसर्ट कर रहे हैं विद स्ट्रिप्ड हम ऐड कर रहे हैं, तो अभी आप टेबल को देखें, इसकी एक रो हमारे पास ये जो है तो ये थोड़ा डार्क कलर में, दूसरी जो है वो रो लाइट कलर में, तीसरी रो फिर डार्क में, चौथी रो फिर लाइट कलर में। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो स्ट्रिप्ड अवेलेबल आ गई हैं। फिर अगर हम इधर से बॉर्डर करते हैं
तो ये अब सारा टेबल हमारे पास जो है इसके इनसाइड जो है आउटसाइड हमारे पास बॉर्डर आ गए। फिर इसी तरह अगर हम टेबल हवर करते हैं तो ये हावर्स के हमारे पास जो है तो वो कुछ इफेक्ट्स आ जाएंगे। ये देखें हम जिस पे होवर करते हैं वो हमारे पास हाईलाइट होके आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ थी क्लासेस जो टेबल्स वगैरह की। बाकी इसके अलावा भी और बहुत सी क्लासेस हैं जो कि इतने छोटे से सेशन में कवर करना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप फर्दर जो है जितना एक्सप्लोर करना चाहें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया था HTML और CSS से बिल्डअप है, लेकिन ये वाला जो डिज़ाइन सेम यही डिज़ाइन है, ये हमारे पास जो बना हुआ है बूटस्ट्रैप में बना हुआ है। अब ये देखें इसमें थोड़ा बहुत चेंज है उसके साइजिंग वगैरह का इशू, क्योंकि जब हम कस्टमाइज करते हैं तो वो जितना हम अपनी सोच के मुताबिक जो भी डिज़ाइन हम करना चाहते हैं सेम टू सेम कर सकते हैं। अब यही वाला जो फर्स्ट था इसमें 200 प्लस लाइन्स HTML की थी, 600 प्लस लाइन्स स्टाइलिंग के लिए CSS की थी, लेकिन यही वाला जो है यही हमने बिल्डअप किया है 343 लाइन्स में। एक बिल्कुल स्मॉल लाइन्स ऑफ कोड है, मीन्स के दूसरे में 200 प्लस लाइन्स HTML की थी और 600 प्लस लाइन्स जो है एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए जो है तो वो CSS की थी। लेकिन अब इस पूरे डिज़ाइन को हमने डिज़ाइन किया है बूटस्ट्रैप से। इसमें किसी भी किस्म की जो है वो स्टाइलिंग CSS की अप्लाइड नहीं है। हमने इसमें क्लासेस भी बहुत सारी बूटस्ट्रैप की दी हैं, इमेजेस की क्लासेस दी हैं, हेडिंग्स की दी हैं, साइज़ वगैरह कलर्स वगैरह जितना भी हम लोगों ने रखना चाहे हमने वो सारी चीज़ें जो हैं वो जस्ट उसकी बूटस्ट्रैप की अप्लाई की हैं। लेकिन डिज़ाइन सेम टू सेम अब वही डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन है। अब इसकी भी अगर रिस्पॉन्सिवनेस देखी जाए तो ये भी फुली रिस्पॉन्सिव है। अब ये देखें ये डिज़ाइन भी रिस्पॉन्सिव है। जैसे जैसे हम इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जा रहा है। फिर बाकी सारा डिज़ाइन भी इससे रिलेटेड जितना भी है वो एडजस्ट हो रहा है। अगर बिल्कुल स्मॉल स्क्रीन के लिए कर रहे हैं तो तब भी ये हमारे पास जो है वो एडजस्ट हो गया है। और एक अच्छा डिज़ाइन स्मॉल, उसमें हमने किसी किस्म की स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की, ना CSS की, ना हमने फर्दर कुछ और स्टाइलिंग जावास्क्रिप्ट की या कुछ भी। जस्ट बूटस्ट्रैप जो कि एक फ्रंट एंड का जो फ्रेमवर्क है हमने उसको और उसकी क्लासेस को यूज़ करके। अब इसी तरह ये देखेंगे फ्लेक्स की क्लासेस यूज़ हो रही हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स की, जस्टिफाई कंटेंट की, बिटवीन की, हम जिस तरह उनको हम रखना चाहते हैं। हमें टेक्स्ट सेंटर्स की, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, जो जो क्लासेस हमने अप्लाई करना चाहते हैं वो हमें अप्लाई करके अपने साइज से रिलेटेड जो है वो हर एक चीज़ को एडजस्ट करके तो हम लोग जो है वो अपना सारा एक डिज़ाइन इन अ गुड वे यूजिंग स्मॉल कोड ऑफ लाइन्स हम एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो बूटस्ट्रैप को यूज़ करके भी बिल्डअप कर सकते हैं विदाउट मीडिया क्यूरीज। क्योंकि हम जब CSS यूज़ करते हैं तो हमें उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडिया क्यूरीज भी यूज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपनी क्लासेस में ही कि हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कोई भी क्यूरीज वगैरह या सिंगल लाइन ऑफ कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो Do you have any question regarding today's sessions? So you may ask. I think it's all clear to our student. So thank you so much, ma'am, for your delivering such a insightful and thoughtful session.
Yeah, your valuable perspective and knowledge and experience. I truly admire this. Thank you so much. Welcome. Thank you all for the attending today webinar. I really appreciate your time and participation. So thanks again and have a great day. Allah Hafiz. You may leave now.